नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह का कई मौकों पर मिलना चर्चाओं में रहा। मौका चाहे मुलायम सिंह यादव के नाती के तिलक समारोह में मोदी जी की तारीफ का हो या योगी जी के शपथ ग्रहण वाले मंच पर कानाफूसी का, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया। अब समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर मोदी को रोकने में लगे हैं और मुलायम सिंह ने बयान दिया है कि मेरी कामना है कि मोदी फिर से पीएम बने। ये रिपोर्ट देखिए, फिर मुलायम के मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। तो ये भी कहता है हम लोग इतना सहमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। शुभ शुरुआत हुई है और उसके लिए मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिए ही हैं। एक तरफ सपा और बसपा दशकों पुरानी दुश्मनी भुलाकर 2019 के लिए दम दिखा रहे हैं, तो वहीं बाकी विपक्ष भी मोदी का विजय रथ रोकने के लिए जंतर मंतर के अलावा जगह जगह जद्दोजहद कर रहा है। इधर नमो अगेन वाले इरादे लेकर निकली बीजेपी की मनोकामना तो मानो उसी वक्त पूरी हो गई, जब मुलायम सिंह यादव ने भी कामना करते हुए कह दिया कि हम तो बहुत ला नहीं पाएंगे, इसीलिए नमो अगेन। दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये और तो ये भी कहता है हम लोग इतना सहमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। 16वीं लोकसभा के सत्र के आखिरी दिन मुलायम सिंह ने ऐसा बयान दिया कि बगल में बैठी सोनिया गांधी भी सन्न रह गई। कोई समझ ही नहीं पाया कि नेताजी मोदी पर इतने मुलायम क्यों हो गए। हालांकि मुलायम सिंह और उनके दांव को समझ पाना इतना आसान नहीं। बीते वक्त चरखी के दांव देखिए। 1989 में नेताजी ने रेवती रमन को गच्चा दिया था। 1990 में राजीव गांधी को भौचक्का किया था। 1999 में सोनिया गांधी को पीएम बनने से रोका था और 2002 में यूपीए से वादा करके एनडीए के कलाम को समर्थन दिया था। 2008 में न्यूक्लियर डील पर लेफ्ट को छोड़ दिया था। 2012 में तो दीदी से वादा करके प्रणब दादा को वोट दे दिया। 17 की पारिवारिक लड़ाई में शिवपाल का पक्ष लेते लेते अखिलेश यादव के पाले में खड़े दिखाई दिए। अब 2019 में विपक्ष और गठबंधन सबको गच्चा दे दिया। और निश्चित तौर पे मुलायम सिंह यादव जी को ये पता है कि आज देश में 2014 से बड़ी मोदी लहर चल रही है। उन लोगों को जरूर नेताजी से सीखना चाहिए कि नेताजी की सोच कितनी बड़ी है, मन कितना बड़ा है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री नफरत की राजनीति करते हैं। बहरहाल कुश्ती में धोबी पछाड़ और चरखी दांव के माहिर खिलाड़ी मुलायम सिंह सियासी अखाड़े में भी ऐसे दांव चलते रहे। इधर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संसद में खड़े होकर मोदी को फिर से पीएम बनाने की कामना करते। सवाल ये है, क्या नेताजी का ये कोई नया चरखी दांव है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए हम चाहते हैं सब स्वस्थ हैं, जितने सदन में बैठे हैं सब स्वस्थ हैं, वो सब मिलकर फिर सदन चलाएं, ये मेरी कामना है। तो आखिर बीजेपी पर क्यों मुलायम हो गए मुलायम सिंह यादव? लोकसभा में जो बात उन्होंने कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री की शुभकामनाएं दे दी और साथ ही ये भी कहा कि हम तो बहुमत नहीं ला सकते। आखिर मायने क्या है नेताजी के इस बोल के पीछे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो आज का सवाल है दर्शकों से ये बता देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि संसद में पीएम मोदी की तारीफ और उन्हें दोबारा पीएम बनाने की बात कहना, क्या मुलायम सिंह यादव का कोई चरखी दांव है जिसमें वो माहिर माने जाते हैं? तो इसी सवाल पर आपको अपनी राय भेजनी है। @महाबहस पर ट्वीट कीजिए। हाँ नहीं पता नहीं 3 ऑप्शन आपके सामने। साथ ही आप अपनी राय, अपनी मन की बात इस मुद्दे पर हमसे शेयर कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, जो हम प्रोग्राम में दिखाते भी रहेंगे।
चलिए अपने पैनल के पास चलते हैं। सबसे पहले अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। रविदास मेहरोत्रा का इंतजार है समाजवादी पार्टी की ओर से, वो अपना पक्ष रखेंगे। मोहम्मद शाहिद, प्रवक्ता पीएसपी, उनका भी हमें इंतजार है, अभी वो रास्ते में, जैसा हमें जैसी जानकारी मिली है। और हमारे साथ सुरेंद्र दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी, कहा जाता है कई बार नेताजी को कि ये राजनीति के श्री कृष्ण हैं, और कृष्ण कब कौन सा दांव चले समझना मुश्किल, मुलायम सिंह यादव कब कौन सा दांव चल दे समझना मुश्किल। क्या ऐसा ही कुछ है इस बार भी? देखिए, मुलायम सिंह जी पर हम लोग उनके कहे पर चर्चा बहस करेंगे, उन्होंने क्यों बोला इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज सबसे पहले इस मंच से हम सबको, हमको भी, हमारे मेहमानों को भी और हमारे करोड़ों दर्शकों को भी पुलवामा में जो आतंकी घटना घटी, जिसमें हमारे तमाम जवान शहीद हुए, उनकी शहादत के सम्मान में उनके प्रति हृदय से श्रद्धांजलि निवेदित करनी चाहिए। बिल्कुल। यह खिन्नता पैदा करने वाला क्षण है, यह आक्रोश पैदा करने वाला क्षण है, यह पीड़ा पैदा करने वाला क्षण है, यह आंख नम करने वाला क्षण है। इतनी बड़ी संख्या में 2001 के बाद का यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है, लगभग 17 साल बाद। ये भारत मां के आंख में आंसू लाने वाली घटना है। अब ऐसा कोई जतन होना चाहिए कि मां भारती की आंख में आया ये आंसू पोंछा जाए। ये आंसू किस तरह से पूछ सकता है? ये देश बोल रहा है, सरकार को सुनना है। हम कामना करते हैं कि सरकार राष्ट्र के मन की बात को समझ रही होगी, सुन रही होगी। जो शहीद हुए जवान, जो घायल हुए, उनके साथ सरकार तो खड़ी रहेगी ही रहेगी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन इस देश के 135 करोड़ लोग खड़े हैं। यह इस देश का स्वभाव है, इस देश के डीएनए में है ये बात शामिल। मैं उन तमाम बहादुर जवानों की श्रद्धांजलि की शहादत को पूरे देश की ओर से, अपने दर्शकों की ओर से, हम सब की ओर से नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। एक ऐसी घटना जिसने आज मन खिन्न कर दिया, किसी बहस का मन ही नहीं रहा जब से यह घटना आई। लगा क्या स्थिति है, इस ढंग की घटना घट सकती है क्या? 200 किलो विस्फोटक लेके कोई कार मूव कर गई। तमाम सवाल हैं, उन सवालों में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता। इस तरफ संवेदना का समय है, शोक का समय है, पीड़ा का समय है और संकल्पबद्ध होने का समय भी है। केवल पीड़ा का ही समय नहीं, यह संकल्पबद्ध होने का समय भी है। ऐसा उत्तर जाना चाहिए जिसकी गूंज सालों साल सुनाई दे, विश्व मंच को लगे कि भारत ऐसा भी कर सकता है, पड़ोसी को भी सबक मिले, ऐसा सबक मिले कि फिर हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचे। इस मसले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पूरे राष्ट्र को एक स्वर में बोलना चाहिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन जवान सबके हैं, भारत का मान सबका है, भारत माता का सम्मान सबका है। अब मैं अपने आज के विषय पर लौटता हूं।
एक मुलायम सिंह जी के मामले में मैं सारी बातें मान सकता हूं, लेकिन यह नहीं मान सकता कि मुलायम सिंह जी कोई बात यूं ही बोल दे या बड़े बूढ़े होने के नाते बोल दे। ना ना ना, जितना मैंने मुलायम सिंह जी को जाना है, समझा है, उनसे संवाद किया है, सत्संग किया है, उसके आधार पर ये कह रहा हूं। और शायद मुलायम सिंह जी ने अपने पूरे 55-60 साल के राजनीतिक जीवन में भाजपा और जनसंघ से लेकर भाजपा तक कभी इतना सम्मान अर्जित नहीं किया होगा भाजपा से, जितना इस 24 घंटे में उनको मिल गया। इतनी तारीफ तो नेताजी की कभी सपाइयों ने नहीं की होगी जितनी भाजपा ने की। 24 घंटे में जय जय हो गई। लेकिन मुलायम सिंह जी को समझना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत है। दो उदाहरण मेरे सामने आते हैं। वो दृश्य लोकसभा का मैं कल का जब देखता हूं, सोनिया जी के बगल में वो खड़े थे जब उन्होंने ये ऐतिहासिक उद्घोष किया। 1990 में मुलायम सिंह की सरकार दांव पर लग गई। नरेंद्र तिवारी और शायद गुलाम नबी आजाद ने राजीव गांधी को सलाह दी कि भाई मुलायम सिंह की मदद करो। कांग्रेस के पास शायद 93 या 94 एमएलए थे। राजीव गांधी ने कहा भाई मुलायम सिंह की सरकार बचाओ। मुलायम सिंह की कुर्सी बच गई। वही थोड़े ही समय बाद नेताजी ने मुलायम सिंह यादव को चरखी दाव, अरे नेताजी ने राजीव गांधी को चरखी दाव दे दिया। 1999 एक इंप्रेशन गया नेताजी की ओर से कि गैर भाजपा सरकार बननी चाहिए, कांग्रेस की लीडरशिप में बननी चाहिए। सोनिया गांधी उत्साहित होकर मीडिया के कैमरों के सामने चली गई और उन्होंने कहा कि यस 272 और विक्ट्री का चिन्ह बनाया राष्ट्रपति भवन के गलियारे में। अचानक मुलायम सिंह जी पलट गए और उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। जॉर्ज फर्नांडिस थे, जया जेटली थी, आडवाणी जी थे और उन्होंने कहा भाई सोनिया को रोकना है। अब कांग्रेस नहीं समझ पाएगी क्या हुआ। ममता दीदी भी ऐसे एक बार चक्कर में फंस गई। हरकिशन सिंह सुरजीत चक्कर में फंस चुके। इतिहास लंबा है। आज कल की जो घटना है, मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मैदान केवल दो के लिए रहे, सपा और भाजपा। जो कल्याण सिंह के दौर में था, कल्याण सिंह मुलायम सिंह जब दो लोग थे उत्तर प्रदेश के टॉलेस्ट लीडर, आप और हम मिलकर बांट लो आधी आधी जमीन। कांग्रेस का पुनरुत्थान उनकी चिंता का ज्यादा बड़ा विषय है एक, और दूसरी उनकी चिंता का विषय है कि बसपा मजबूत हो जाएगी क्या। इन दो चिंताओं से कल का उनका वक्तव्य उपजा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत मैंने भी चिंतन किया, उनके तमाम मित्रों से बात की कि भाई क्या हो सकता है उनके मन में, तो कुल मिला के ये तस्वीर समझ में आई। शाहिद जी, आप तो उनकी पार्टी में रहे हो, अभी अलग नई पार्टी बनाई है, लंबे समय तक रहे हो। जी जी। और आप नारा भी अभी तक यही लगाते रहे शिवपाल जी के, नेताजी के सम्मान में, शिवपाल मैदान में। अब नेताजी ने कहा भाई मुलायम सिंह जी ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तब अब नारा बदलेगा। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नारा बड़ी अमिताभ भाई, आपने अभी जो उसका कंक्लूजन निकाला, मैं आपके कंक्लूजन से पूरी तरह से सहमत हूं। मेरे दिमाग में भी कल से यही बात चली जो आपने अभी कही है। मेरे दिमाग में सेम एक इसमें और भी बात चल रही है। हमारे पास बहुत बड़े पत्रकार बैठे हैं, सुरेंद्र जी, वो बड़े करीब से जानते हैं, वो भी हो सकता है वो भी कुछ बताएंगे। हमको एक तो ये बात लगती है, आपको याद होगा 2014 में
2014 की बात कर रहे हैं, जब लोकसभा का चुनाव था, तो उत्तर प्रदेश में एक ध्रुवीकरण खेलने का खेल खेला गया था। आप ही की बात को मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा रहा हूं, शायद आपको याद होगा। उसमें ध्रुवीकरण का खेल यही खेला गया था कि सपा और भाजपा का चुनाव हो, मगर उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नाकाम हो गई। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नाकाम हो गई। भारतीय जनता पार्टी को उस ध्रुवीकरण का फायदा मिला। एक तो ये भी हो सकता है, और दूसरा एक और भी हो सकता है। ईडी है, सीबीआई है, ये भी बहुत बड़ी चीजें हैं। एक ये भी कहीं ना कहीं डर दिखाता होगा, कहीं ऐसा ना हो कि एक दाग लग जाए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर तो इस तरह के दाग बहुत से लगे हुए हैं, उनको कहीं नहीं। मगर हमारी जो बात आपने कही है, मैं उसी को आगे और इसी की तरह से बढ़ा रहा हूं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण का खेल हुआ है। इसके पीछे ये कहीं नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जीते या हारे, ये तो जनता तय करेगी। मैं एक सेकंड लूंगा, मैं माफी चाहूंगा। आपने डिबेट में मुझे सीधे शामिल कर दिया। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो जम्मू कश्मीर में आज घटना घटी, वो निहायत अफसोसनाक, शर्मनाक, उसकी जितना भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं उन बहादुर जाबाजों को सलाम और उस पर हम लोग ठीक है हम सब बिल्कुल सामूहिक, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन आतंकवादियों के खिलाफ होनी चाहिए। ठीक है। अब आप ठीक है, सब लोग एक ही राय बात विचार व्यक्त कर चुके। सुरेंद्र भाई, कांग्रेस और मुलायम सिंह दोनों का रिश्ता अवाक कर देने वाला रहा। जब रिश्ता बना, उसकी जो विघटन हुआ वो अवाक कर स्तब्धकारी हुआ। राजीव गांधी के साथ भी, सोनिया गांधी के साथ भी। अब ये तीसरी घटना आई कि नेताजी ने श्रीमती सोनिया गांधी के बगल में खड़े होकर कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप दोबारा प्रधानमंत्री बनो, ऐसी मेरी कामना है। कांग्रेस क्या रीड करती है? अमिताभ जी, आज ईमानदारी से बताएं तो मेरा बहस करने का मन नहीं है। मैं आया था, बड़े मन से आया था आपके साथ बहस करने के लिए, लेकिन राष्ट्र स्तब्धकारी घटना, 40 जवान मेरे शहीद हो चुके हैं और घर के बच्चे हैं हम लोगों के, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूं क्या नहीं कहूं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कैंसिल कर दी। तो इतना स्तब्धकारी एक है, अब इसको क्या कह सकते हैं? बस यही कह सकते हैं कि सरकार इसका माकूल, उचित और कठोर जवाब दे, सिर्फ कड़ी निंदा करके न रहे। जी बिल्कुल, अपनी जगह पर है। जी अब बिल्कुल ठीक। राजनीति है, ये है वो है, सारा कहेंगे इतने मरे उतने जिए, इतना हुआ ऐसा हुआ, ये सब का वक्त अब नहीं रहा। चुनाव के वक्त में इस तरीके की हम उस पर भी नहीं जाना चाहते। आपने एक प्रश्न किया है, सच्चाई है। अब उन्होंने संसद में ये जो जवाब दिया, इस जवाब का संसद में उनका तो जो भी पहलू है उनकी पार्टी के लोग रखेंगे, शाहिद भाई जैसे लोग रखेंगे जो पुराने उनके भी साथी रहे हैं, आज तक भी नेता रहे, और अभी जो भी समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो रखेंगे। लेकिन हम तो एक चीज जानते हैं कि 2014 का भी मैंने उनका भाषण सुना विदाई वाला, उनमें भी उन्होंने कमोवेश ऐसी कुछ बातें कही थी कि ये सारे सदस्य चुन करके दोबारा आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये सारी बातें उन्होंने 2014 में भी आखिरी दिन कही थी, ऐसा मुझे ध्यान पड़ता है। वीडियो क्लिपिंग कहीं होगी तो जी मैं वो मैंने देखी नहीं है। कल सुप्रिया सूले ने, जो शरद पवार जी की बेटी हैं, उन्होंने भी एएनआई को एक बाइट दी थी। हम तो एक चीज जानते हैं, हम एक चीज मानते हैं कि हम श्री मुलायम सिंह जी की इस बात से सहमत नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां विनाशकारी हैं, बेरोजगार विरोधी हैं। हमारी सुरक्षा। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो वो भी अब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जी इसको रोक जी सुरेंद्र जी, इसकी बात के लिए आपको रोकने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि ये वो लोग कहे, उन्होंने 2014 में भी कहा,
अब ये जो जिम्मेवारी है अमिताभ भाई, ये समाजवादी पार्टी के लोगों की है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की है कि अपने नेताजी की इस बात पर स्पष्टीकरण दें। हम इस बात से कतई सहमत नहीं, हम मोदी जी की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, उन्होंने किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ाई है, ठीक है। अभी आज मुलायम सिंह जी तक कन्फाइंड रहेंगे पर है और उरी का हमला भी आज मुलायम सिंह जी के वक्तव्य तक केंद्रित रहेंगे। ठीक है, आज मुलायम सिंह जी के अमिताभ जी आप ही थोड़ी वो करते हैं सारी चीजें, कुछ इधर उधर नहीं आप कहने देंगे क्या? ठीक है, ठीक नहीं एनडीए यूपीए की बात नहीं। अगर 2014 का जो भाषण अगर सही नहीं है तो क्या उसकी बात नहीं होगी? भाई होगी, अमिताभ जी की आप इतना होगी। मैंने तो आपसे पहले कह दिया, 10 साल कहे थे आपने, मैंने तो शुरुआत में कह दिया। ठीक है शाहिद भाई, लेकिन हम जो अभी शाहिद भाई रुको, सीमा आज असुरक्षित है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल लड़ो और लड़ना चाहिए, ठीक बात है। 2014 के सुप्रिया सुले ने मुलायम सिंह के जिस भाषण का जिक्र किया, मैं खेद के साथ कहूंगा सुप्रिया सुले तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने उसमें कहा था कि सब जीत के दोबारा मिले, मनमोहन सिंह जी भी जीत के दोबारा मिले। मनमोहन सिंह जी जीत के दोबारा मिले, लोकसभा में प्रधानमंत्री बनके मिले, ये नहीं कहा था। ये अंतर है। रविदास मेहरोत्रा थे वो, ठीक हाँ वो बिल्कुल हम आपसे मानते हैं। उन्होंने कहा जीत के दोबारा आए के लिए नहीं बैठे। और मुलायम सिंह यादव, लेकिन ये कमजोर सरकार नहीं आएगी जो पाकिस्तान और आतंकवादी से नहीं जीत पा रही है, इस सरकार को नहीं आने। ठीक है सुरेश राजपूत, रुकना, ठीक है। अरे भाई मत आने देना, तो उसके लिए जनता में जाना है। अब यहां से तो सरकार नहीं रुकती। रविदास मेहरोत्रा जी सर जनता में भी जा रहे हैं, आप मुलायम सिंह यादव के पुराने लेफ्टिनेंट रहे, ठीक है जी बिल्कुल। रविदास मेहरोत्रा जी, आप मुलायम सिंह यादव जी के पुराने सिपहसालार रहे जी, लंबे दौर से उनकी राजनीति को देखा। पहले भारतीय जनता पार्टी के सिपहसालार थे भाई जी। कल अरे भाई रुको मोहम्मद शाहिद, रविदास जी, कल का जो बयान था मुलायम सिंह यादव का जी, क्या उसने समाजवादी पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा की? देखिए अमिताभ जी, लोकसभा सत्र के आखिरी दिन और आखिरी समय पर जी जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो शुभकामनाएं देते हैं, और उन्होंने हर जगह हर बार शुभकामनाएं देने का काम किया कि सारे सदस्य जो हैं सदस्य जीत करके आए दोबारा। ये परंपरा है। और मुलायम सिंह जी लगातार 53 साल से रविदास मेहरोत्रा करते आ रहे। रविदास मेहरोत्रा जी, कम से कम 10 लोकसभा में ये सत्र में देख चुका जी, एक पत्रकार के नाते जी, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं बोला गया विपक्ष के द्वारा, उतने बड़े लीडर के द्वारा, कि अपने प्रतिद्वंदी दल के प्रधानमंत्री को कहे कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाओ जब चुनाव सर पर हो। देखिए उनका कहने का ये पहली बार हुआ। दोबारा सब लोग जीत करके आई, हर बार कहते हैं। अगर आपको याद हो कई बार हर बार जो है के आखिरी रविदास मेहरोत्रा, तथ्यों को तोड़िए नहीं। रविदास मेहरोत्रा, तथ्यों को तोड़िए नहीं। नेताजी ने यह भी कहा हम तो इतना बहुमत नहीं ला पाएंगे। ये भी शिष्टाचार में शामिल है क्या? देखिए ये परंपरा, ये भी विदाई भाषण का हिस्सा है क्या? देखिए नेताजी ने जब विदाई भाषण में किसी को बधाई दी है तो वो दोबारा प्रधानमंत्री बना नहीं है। जिस भी कार्यकाल में उन्होंने दोबारा बधाई किसी को दी है लास्ट में, वो बना नहीं प्रधानमंत्री। और वो सबसे आगे रह करके, अरे मैं पूछ रहा हूं दी क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में उन्होंने जमीन पर संघर्ष करने का काम किया है। और वो तमाम रैलियां करेंगे। अरे भाई, और उन रैलियों में भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाने के लिए जनता से अपील और आह्वान करेंगे। अभी आप देखिएगा चुनाव आएगा, ठीक है, लगने के बाद पूरे प्रदेश भर के अंदर रविदास जी रुकना होगा, रविदास जी रुकना होगा, ठीक है जी, रविदास जी रुकना होगा। मैं राकेश त्रिपाठी, ठीक है रुको भाई, मैं राकेश त्रिपाठी के पास जाऊं उससे पहले एक बात और कह दूं।
थोड़ा संभल के, समाजवादी पार्टी के लिए कह रहा हूं, रविदास मल्होत्रा सुन रहे होंगे, थोड़ा संभल के। वो शिवपाल जी के फंक्शन में गए थे दफ्तर में और उनने कहा समाजवादी पार्टी को जिताओ। 3 बार शिवपाल जी ने उनके कान में कहा कि दादा ये प्रगतिशील समाजवादी लोहिया, उनने हाथ झटक दिया। 4थी बार सीपी राय गए, उनको भी झटक दिया, फिर पर्ची भेजी, वो भी फेंक दी। और 3 बार यही कहा समाजवादी पार्टी को जिताओ। मन शिवपाल का एक। दूसरा, लोकसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा बने। तो अब की चुनावी रैलियों में जब उनको ले जाइएगा रविदास बाबू, तो ये ध्यान रखिएगा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी ना हो जाए कहीं। ठीक बात। राकेश त्रिपाठी जी, तो रैलियों में वहां पर वो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे और जो है पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी की बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होंगी। यही और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी, ये भविष्यवाणी नहीं करो यहाँ, एक भी सीट नहीं मिलने, भविष्यवाणी के लिए नहीं बुलाए आज महाराज जी। जब भविष्यवाणी हम कर देंगे तो जनता क्या करेगी फिर? नहीं, अगर टीवी चैनल तय कर देंगे सरकार किसकी आएगी? भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गठबंधन हुआ, रविदास भाई, गठबंधन सुनो ना, गठबंधन गोरखपुर में और अरे रुको भाई, भाई अभी रविदास जी की आवाज बंद करिए। ठीक है राकेश त्रिपाठी, अच्छा आप लोगों को मैंने देखा रामलाल जी ने रिट्वीट किया, बड़े बड़े भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं बचा जिसने मुलायम सिंह जी की प्रशस्ति में कल से आज तक कलम नहीं भांज दी। यह भी अद्भुत क्षण है भारत की राजनीति का कि नहीं? लगी अमिताभ भाई, लखनऊ में होर्डिंग लगी है। हाँ होर्डिंग लगी, मुलायम सिंह जी की होर्डिंग भाजपा लगवाए, बताओ है त्रिपाठी जी? उल्टे पास बरेली को। देखिए अमिताभ जी, आज जो पुलवामा में घटना घटी है उस कायराना हरकत पर आपने जो अपनी संवेदना के शब्द व्यक्त किए, मैं उसके साथ अपने आप को संबद्ध करता हूं और अपेक्षा कर रहा हूं कि भारत की सेना बहुत जल्दी ही इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। देखिए जिस मुलायम सिंह यादव जी के बयान के मैं 3 अलग अलग हिस्से देखता हूं। उस बयान में उन्होंने ये बात कही कि हम सब मिलकर के इतना बड़ा बहुमत नहीं ला सकते, बात नंबर 1, जो स्वीकारोक्ति है मैं मानता हूं यह अपने आप में बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है। दूसरी बात उन्होंने कही कि नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेकर के चलने में सफल रहे। मैं मानता हूं कि जो विपक्ष का बार बार का प्रोपेगेंडा था कि यह सरकार विभाजनकारी नीतियां लेकर चलती है, बांटने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको खारिज करते हुए विपक्ष से ही एक आवाज आई है। और मुलायम सिंह यादव विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, इस बात को कोई उनके साथ सहमत हो या असहमत हो इससे इनकार नहीं कर सकता है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि मेरी कामना है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये 3 बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और भारतीय राजनीति में इसके अलग अलग प्रकार से विश्लेषण जरूर होंगे। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीबों के लिए काम किया है, उस समय में अगर ऐसी कोई प्रशंसा के शब्द विपक्ष की ओर से आते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन करने वाले हैं और इसके बाद हम और ज्यादा दोगुने उत्साह के साथ अपनी नीतियों को लेकर के, अपने विकास के कार्यक्रमों को लेकर के, अपनी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं। मुलायम सिंह यादव जी लंबे समय तक एक राजनीति में सक्रिय नेता रहे हैं और उन्होंने अपनी पार्टी खुद बनाई है, खुद खड़ी की है। इसलिए हम उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस बात से हमको सहमत होना ही पड़ेगा कि वो कोई विरासत की राजनीति लेकर के नहीं पैदा हुए। उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की है और पार्टी खड़ी करना कोई सामान्य बात नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ऐसे अनुभवी व्यक्ति का इस प्रकार का वक्तव्य एक महत्वपूर्ण सुरेंद्र जी ठीक है, मैं सुरेंद्र जी के पास चलूं, उससे पहले 2 छोटी छोटी घटनाएं याद दिला दूं, बड़ी छोटी छोटी घटनाएं। 14 के बाद मुलायम सिंह जी, तब मोहम्मद शाहिद भी उसी पार्टी में थे, पार्टी ऑफिस पहुंचे विक्रमादित्य मार्ग, कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। तो मुलायम सिंह जी का एक लाइन मुझे याद है, पूरा भाषण तो भूल गया, एक लाइन स्मृति में पड़ी तो याद आगे कह दूं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई अखिलेश मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए और हमारे जो सीने में भट्टी धड़क रही है उसका क्या होगा? उनका फ्रेज ये, शब्द ही ये था, हमारे अंदर जो भट्टी धड़क रही है उसका क्या होगा।
यानी भट्टी तो धधक रही थी। एक सुरेंद्र जी, उस भट्टी का ताप खत्म हो गया। एक दूसरा, अभी कुछ समय पहले सीपी राय कह रहे थे इसी मंच पर एक बहस में कि देश में प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उम्मीदवार मुलायम सिंह जी हैं, अखिलेश यादव को उनको वो उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। वो दूसरी पार्टी को सलाह दे रहे थे। खैर ठीक बात है, लेकिन जिनको आप उम्मीदवार घोषित करने की बात कर रहे हैं कि ये अच्छे सर्वाधिक उपयुक्त उम्मीदवार है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं, नरेंद्र मोदी जी दोबारा बने। सुरेंद्र जी, मामला कुछ विचित्र हो गया नहीं? देखिए विचित्र हो गया, और इसका आकलन करना बहुत कठिन नहीं है। मेरे हिसाब से बड़ा सरल सा मामला है। देखिए, एक बड़ी चर्चा भी हो रही थी कि चरखा दांव बड़ा उनका फेवरेट है। तो चरखा दांव क्या होता है पहलवानी भाषा में, कि ऐसे घुमाया और सामने वाले पहलवान को पटक दिया, वो समझ नहीं पाया। लेकिन यहां उन्होंने जो चरखा चलाया उसमें खुद पटक दिया उन्होंने अपने को या अपनी पार्टी को। उसमें तो नरेंद्र मोदी और मजबूत पहलवान होकर उभर गए। जितनी मेहनत बीजेपी को नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री में करनी पड़ती, उसका 80% काम नेताजी ने स्वयं कर दिया। हम आप बहस कर रहे हैं, पब्लिक आजकल बहुत समझदार है। आप लोगों के ड्राइंग रूम्स में जाइए, चौराहे पर जाइए, पान की दुकान पर जाइए, लोग कहते हैं कि पिछला जमाना था लोग बाघ से डरते थे, चील से डरते थे, अब लोग तोते से डरने लग गए। ये आप देखे जाकर के बहस हो रही, हम आप इसको छुपा नहीं सकते। चलिए, मैं उस बात को इतना ही कह करके, इतना इशारा काफी है। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने कहा भट्टी धड़क रही है, तो उस भट्टी को तो नहीं, तोते का मामला पब्लिक परसेप्शन में आ गया है, बाकी छोड़ दीजिए, और पब्लिक ही तय करती है। आप ये बता रहे, अभी रविदास मेहरोत्रा कह रहे थे कि हम नेताजी को ले जाएंगे, भाषण दिलाएंगे, और अब उनकी बात सुनेगा कौन? वो भाषण देंगे कि नहीं तुम इनको वोट दो, तो लोग कहेंगे नहीं कि ये देखो आप कह चुके, रिकॉर्डेड है ना, और करोड़ों लोग देख रहे हैं। कोई छिपे कहीं किसी छोटी पब्लिक मीटिंग में नहीं कह दिया है। और बीजेपी ने आज सुबह से इसको भुनाना शुरू कर दिया। अभी तो बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, देखिएगा आप पूरे देश में। भुनाना भी तो चाहिए, नेताजी ने जो अपनी साख कमाई थी, हाँ नहीं मैं ठीक है, वो भुनाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूं, जो असली नुकसान है वो नेताजी ने और जो अपनी साख कमाई थी, वो आज साख उनकी स्वयं दांव पर लग गई है। और बीजेपी को उससे फायदा होगा, और बीजेपी को फायदा उठाना भी चाहिए। सुरेंद्र दुबे कह रहे हैं कि नेताजी इस बार चरखा दांव में खुद ही फंस गए हैं, और अब उन्हें कोई शायद सुने भी ना। अमिताभ जी, क्या ऐसे हालात बन गए हैं? मैं एक ही सवाल पर सारे मित्रों की प्रतिक्रिया चाहूंगा। रविदास जी, आपसे शुरू करता हूं। क्या ये नरेंद्र मोदी जी को मिला अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल टेस्टिमोनियल है, राजनीतिक प्रशस्ति पत्र जो मुलायम सिंह जी ने दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं था जी। पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी सारे मोर्चों पर फेल हो गए हैं। चुनाव से पहले जो वादे, अरे भाई, नेताजी ने कहा बड़ा अच्छा काम किया, आप सबको साथ लेके चले, नहीं किया है ना। जनता में बहुत भयंकर रूप से खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। जनता इंतजार कर रही है कि किस दिन मतदान का दिन आए और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से, ठीक है, और जनता ठीक है। रविदास जी, रुकिए, समय इतना ही है। शाहिद भाई, जनता ये भी कह रही है जी कि हम नेताजी की बात सच माने कि रविदास जी की माने। नेताजी कह रहे हैं कि योगी, नहीं 2 मिनट है ही नहीं मेरे पास। जनता ये कह रही है कि हम मुलायम सिंह जी की बात सच माने मोदी जी के बारे में कि रविदास जी की। मोहम्मद शाहिद, नेताजी की जो नेताजी ने कहा वो सच है, जो नेताजी ने कहा वो सच। एक थोड़ा सा मैं आधा मिनट लूंगा, मुश्किल से आधा मिनट।
आपने जो नेताजी के ताप की बात करी, आपको याद होगा बिहार में एक गठबंधन तय हुआ था। गठबंधन क्या था? सब लोग समाजवादी पार्टी में उल्लेख किया था, समाहित हो गए थे, जिसमें नीतीश कुमार जी थे, लालू प्रसाद जी थे, ओम प्रकाश चौटाला जी थे, अजीत सिंह साहब थे, सब लोग हो गए थे। वो सब साइकिल चुनाव थे। और मगर समाजवादी पार्टी के आज के राष्ट्रीय महासचिव देवगौड़ा साहब भी थे। जी जी हाँ। और राष्ट्रीय महासचिव जी ने एक बात कह के ये खत्म कर दी, जिसको इनिशिएटिव शिवपाल जी ने लिया था। तो उन्होंने क्या कहा था, राष्ट्रीय महासचिव जो आज के हैं, कि हम डेथ वारंट पे साइन डेथ वारंट है, डेथ वारंट ठीक है शायद भाई, ठीक है, आपने ठीक है, जी जी ठीक है, उसमें साइन नहीं सुरेंद्र राजपूत भाई, नहीं एक चीज, क्या अगर वो चीज हो जाती तो नेताजी का ताप जो आप बता रहे हैं वो पूरा हो जाता। जी ठीक है शायद भाई जी। नहीं, जनता तय करेगी, ये तो जनता तय करेगी। देखिए अमिताभ जी, ये तो हमें नहीं पता कि अब टेस्टिमोनियल नरेंद्र मोदी जी को मुलायम सिंह जी देंगे, कोई और देगा, हमें तो लगता है जनता देगी। लेकिन एक चीज जरूर तय हो गई कि भाजपा का दोगला तिगला चौगुला सारा चरित्र हो गया। आज कम से कम भाजपा ये तो कह दे कि वो मुल्ला मुलायम सिंह जी है या दीनदयाल मुलायम सिंह जी हैं। आज कितने बड़े नेता हो गए इनके लिए, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बैनर लगाए जा रहे हैं, और उससे करेक्ट आधे घंटे पहले वो कार सेवकों के ऊपर एक सवाल बड़ा जेन्युइन है सुरेंद्र राजपूत का। आप लोग 89 और 90 के मुलायम सिंह की जो आलोचना करते थे, अब मुलायम सिंह जी उस आलोचना से बरी हुए कि नहीं? नहीं, मुलायम सिंह के जिन कामों की आलोचना हमने तब की है, आज भी कर रहे हैं, और उससे बिल्कुल बरी नहीं कर सकते। तो लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कहा करते थे कि जो बात सच है उसे जोर से कहो और जहां हो वहीं से कहो। मैं मानता हूं कि डॉक्टर लोहिया की उस बात को कल मुलायम सिंह जी ने जरूर लोकसभा में माना कि उन्होंने जो बात उनको सच लगी वो जोर से कही और जहां थे वहीं से कही। मैं मानता हूं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में उनकी ये स्वीकारोक्ति उनके अनुभव के आधार पर है और इसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। जी सुरेंद्र दुबे जी, जनता जो समाजवादी विचारधारा की जनता होगी वो थोड़ा भ्रमित होगी कि रविदास मल्होत्रा की बात सुने कि नेताजी की बात सुने। 85 मतलब 20 साल से वो नेताजी की बात सुनती रही, अब अचानक वो कैसे रविदास जी की बात सुन लेगी? मैं बताऊं अमिताभ जी, दिक्कत, और नेताजी ने कहा भाई मोदी जी अच्छे हैं। देखिए रविदास जी की मैं एक चीज में इसका उत्तर दिए देता हूं। रविदास मल्होत्रा जी से आप सवाल पूछ रहे हैं, कोई चीज रफू होती है, रफू करने के लिए कुछ बचा नहीं, पूरा कुर्ता ही फाड़ दिया मुलायम सिंह ने। अब ये बेचारे क्या रफू करें, पार्टी में है तो कुछ रफू ही करेंगे। ये रफू करने का प्रयास है। हमें उनकी स्थिति पर थोड़ा संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, उनका मखौल उड़ाने के बजाय। करने के इस प्रयास में समाजवादी पार्टी कामयाब हो पाती है या नहीं, या नेताजी के वक्तव्य का फायदा बीजेपी उठाकर ले जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बने रहे हमारे साथ। जो दर्शकों से सवाल था उस सवाल का जवाब क्या है ये जान लेते हैं। संसद में पीएम मोदी की तारीफ और उन्हें दोबारा पीएम बनाने की बात कहना क्या मुलायम सिंह का कोई चरखी दांव है? इस पर हमारे दर्शकों ने जो जवाब भेजा है, जो वोटिंग की है, वो हम आपको बता दें। वोट परसेंटेज जो है वो आपको बता दें एक बार फिर से सवाल कि मोदी की तारीफ क्या मुलायम सिंह का कोई चरखी दांव है, ये हमारा सवाल था। और जो जवाब है 70% लोगों का मानना कि हाँ ये कोई चरखी दांव ही है नेताजी का। 26% ऐसा नहीं मान रहे, 4% कोई राय नहीं बना पाए हैं। अमिताभ जी, आपका एडिटोरियल कमेंट। देखिए जो बात ये आ रही थी कि सरल हृदय से बात कह दी, शिष्टाचार में कह दी, विदाई का माहौल ऐसा होता है कि बोल दिया, आवाम नहीं मान रहा। वो कह रहा नहीं, ये विशुद्ध राजनीतिक वक्तव्य है, ये चरखा दांव है, ये वैसा ही चरखा दांव है जिसके भुक्तभोगी राजीव गांधी हुए, सोनिया जी हुई 99 में, ममता बनर्जी हुई राष्ट्रपति चुनाव में, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये वैसा ही एक चतुर राजनीतिक वक्तव्य है। और मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ ले रही है और लेना भी चाहिए। राजनीतिक दल है, कोई धर्मशाला थोड़ी ना चला रहे। पूरे जीवन उनके विरोध में जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी हो, भाजपा वर्सेस मुलायम सिंह, कल्याण सिंह वर्सेस मुलायम सिंह, सतपाल यादव हुआ करते थे नेता,
अगर मैं सही नाम याद पर, बाद में केंद्र में मंत्री भी हुए, राज्य मंत्री शायद। वो कहते थे कि भैया अग्निहोत्री जी, मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह दोनों एक दूसरे से शक्ति ग्रहण करते हैं, एक दूसरे का ट्रांसफार्मर से कनेक्शन है। वो आदमी अगर टेस्टिमोनियल दे रहा है नरेंद्र मोदी को, तो ये मैं मानता हूं वो सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल है। आरएसएस चीफ कहे कि नरेंद्र मोदी जी का काम अच्छा है, ये उतनी बड़ी खबर नहीं। मुलायम सिंह यादव कहते हैं तो बड़ी खबर होती है, उसके अर्थ ढूंढे जाएंगे, अर्थ निकाले जाएंगे। इतना सरलीकृत करके बात नहीं टल सकती। और मुलायम सिंह जी विदाई भाषण देना जानते हैं, बड़े राजनेता हैं। मनमोहन सिंह जी के समय भी उन्होंने विदाई भाषण दिया था। उस पूरे भाषण में उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि हम चाहते हैं मनमोहन सिंह जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। नो, उन्होंने कहा सब लोग चुन के आए, मनमोहन सिंह जी भी चुन के आए और हमारी शुभकामनाएं। और यह भी नहीं कहा था कि हम इतना बहुमत नहीं ला सकते। इस वाक्य का तो विदाई से कोई रिश्ता ही नहीं, बहुमत का। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी होर्डिंग लगा रही तो ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह जी के इस वक्तव्य को डिफेंड करना भी मुश्किल और डिसोन करना भी मुश्किल। सबसे बड़े द्वंद्व में फंसी है खुद सपा। आज की इस विषय पर इतनी बात, अंत में फिर वही बात कहूंगा, पूरा देश शहीदों की श्रद्धांजलि के प्रति नतमस्तक है। और राकेश जी, हम सबकी इच्छा, पूरे देश की इच्छा, 135 करोड़ लोगों की साझी इच्छा यह है कि इसका प्रतिकार होना चाहिए, ये शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। एक ऐसा दृष्टांत बनना चाहिए कि इस ढंग के पाप दोबारा नहीं हो। ये देश का मानस है, देश की इच्छा है, देश की आकांक्षा है। इतना बड़ा मुल्क ये अपमान सह के ठीक से रह नहीं पा सकता। अपमान का बोझ कंधे से उतरना चाहिए। बलिदान की कीमत दुनिया को पता लगे कि अगर आप हमारे सैनिक का बलिदान लेंगे तो ये कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पड़ोसी तक साफ संदेश जाना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल। और 14 फरवरी की तारीख इसलिए याद नहीं की जानी चाहिए भविष्य में कि आतंकी हमले का हम शिकार हुए थे, सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए थे, बल्कि इसलिए याद होनी चाहिए कि इस आतंकी हमले के बाद देश ने माकूल जवाब दिया था, बदला लिया था और सख्त संदेश दिया था दुश्मनों को। महाबहस में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए।